नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 को लेके है। हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स के चीफ के कुछ इंटरव्यू के स्टेटमेंट को लेके तेजस MK2 को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, इसको लेके काफ़ी सवाल उठाए गए थे, जो कि ऑब्वियसली रूमर थे। और तेजस MK2 पहले किए गए प्लान के मुताबिक ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाला है। अभी इसको लेके कुछ फ्रेश अपडेट सामने आए थे और अभी ADA के प्रोग्राम डायरेक्टर की तरफ से बताया गया है कि तेजस MK2 अपने शेड्यूल के मुताबिक ही चल रहा है और अभी इसे बनाने के लिए लगभग 560 के आसपास MSME कंपनियों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अभी तेजस MK2 की प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू कंप्लीट करने के बाद इसकी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को भी कंडक्ट किया गया था, जो कि अभी कंप्लीट कर लिया गया है, जिसके बाद अभी इसकी प्री इंडक्शन यूनिट को तैयार करने की कोशिश किया जा सकता है। अभी 2022 में ही इसकी पहली प्री प्रोडक्शन यूनिट को तैयार करने का काम रखा गया है, जिसके बाद 2023 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। अभी तेजस MK2 की सभी अलग अलग पार्ट्स और कंपोनेंट्स को बनाना शुरू कर दिया गया है। LRD की तरफ से अभी पहले ही तेजस MK2 के लिए 2 उत्तम ऐसा रडार को भी बनाया जा रहा है, जो कि 2022 के अप्रैल तक वो HAL को डिलीवर करने वाले हैं। इसी साल की शुरुआत से ही तेजस MK2 के लिए मेटल कटिंग को भी शुरू कर दिया गया था और अभी इसी साल की आखिरी क्वार्टर में ही तेजस MK2 को असेंबल करना शुरू कर दिया जाएगा। तेजस MK2 की टेस्ट फ्लाइट के बाद इसको 2028 तक मास प्रोड्यूस करने का भी प्लान किया जा रहा है और कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स में से 170 के आसपास एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का काम रखा गया है, जो कि आगे चल के हमारे जगुआर्स, मिराज और MiG-29 जैसे फाइटर जेट को रिप्लेस करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और इटली को लेके। आप सबको पता होगा कि 2013 में VVIP चॉपर स्कैम की वजह से भारत की तरफ से इटालियन डिफेंस कंपनी लियोनार्डो को बैन कर दिया गया था, जिसके बाद लियोनार्डो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्म फोर्सेस की किसी भी डिफेंस डील में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था और इससे हमको भी थोड़ा बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। अभी हाल ही में G20 समिट के दौरान ही हमारे PM नरेंद्र मोदी जी और उनकी इटालियन काउंटरपार्ट के बीच हुई कुछ मुलाकात के दौरान ये फैसला किया गया था कि भारत अभी इटालियन डिफेंस कंपनीज के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को उठाने की कोशिश कर सकता है। और अभी अगर भारत लियोनार्डो के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को हटा देता है तो आगे चल के भारत को 2 मेजर साइड में फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो भारत यहाँ पे ब्लैक स्टैक टॉर्पेडो को हासिल कर सकता है, जिसको हम अपने स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये उनका मेन वेपन हो सकता है और इसको दुनिया के सबसे घातक टॉर्पेडो में भी गिना जाता है। और ऊपर से इटालियन फार्म की तरफ से अभी काफी हद तक पाकिस्तान को वेपन को सप्लाई किया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से अभी सेम ब्लैक स्टैक टॉर्पेडो को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि अगर भारत अभी इटली के साथ बातचीत करके इसको एक्वायर करने की कोशिश करेगा तो इसको पाकिस्तान को बेचने से रोका जा सकता है। अगला अपडेट चाइना की J-16D एयरक्राफ्ट को लेके है। J-16D चाइना का रिसेंट डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, जिसको जुलाई एयर शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था और मजे की बात यह है कि अभी चाइना की तरफ से इसको ऑफिशियली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया है और अभी चाइना की ग्लोबल टाइम्स की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक इसको चाइना की तरफ से अभी J-20 के साथ मिलाकर डिप्लॉय करने की कोशिश किया जा रहा है या जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज में इसको डिप्लॉय किया जा रहा है। J-16D की खास बात यह है कि इसको स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को नज़र में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जिस वजह से नॉर्मल एयर टू एयर मिसाइल के अलावा एक वाइड वैरायटी के जैमिंग पॉड्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड को कैरी कर सकता है, जो कि अपने साथ अपने ग्रुप में मौजूद सभी एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है और दुश्मन के रडार्स को जैम कर सकता है। और आज की लड़ाई में जैसे जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और रडार्स बेहतर होते जा रहे हैं, साथ ही BVR मिसाइल भी बेहतर होते जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में दुश्मन के एरिया में घुसकर कोई भी स्ट्राइक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट एक मेजर रोल को प्ले करने वाले हैं। इसी वजह से चाइना अभी J-16D को डेवलप कर रहा था और अभी इसको डिप्लॉय करने की कोशिश किया जा रहा है। इस पर चाइना के एक्सपर्ट्स का कहना है कि J-16D को बेसिकली दुश्मन के रडार्स को जैम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि J-20 एयरक्राफ्ट रडार्स को आसानी से इवेट कर पाएगा या एंटी रेडिएशन मिसाइल को लॉन्च करके वापस आ सकेगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर चाइना की J-20 एक स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है तो जब तक इसको कोई भी रडार डिटेक्ट करेगा तब तक ये उसके ऊपर मिसाइल को फायर करके वापस जा सकता है और कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ भी लगभग सेम सिचुएशन होने वाला है।
लेकिन चाइना J-20 के साथ अभी J-16D को भी डिप्लॉय करना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं ये संदेह करने पर मजबूर कर रहा है कि या तो J-20 के पास इतना बेहतर स्टेल्थ कैपेबिलिटी नहीं है और ना ही J-20 के पास इतना बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है, जिस वजह से उसको ऐसे मिशन को करने के लिए एडिशनल सपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ रही है, जिस वजह से चाइना की तरफ से यहाँ पर J-16D को डेवलप किया जा रहा है। पर फिर भी ये हमारे लिए काफी चिंता का विषय होने वाला है, क्योंकि किसी भी डीप पेनिट्रेशन मिशन में J-16D इंडियन रडार्स को ब्लाइंड कर सकता है और J-20 एयरक्राफ्ट इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर आसानी से इंडियन एयरस्पेस में घुसपैठ करके मिसाइल को फायर करके वापस जा सकता है। अगला अपडेट एक कंट्रोवर्शियल अपडेट होने वाला है। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ही दिवाली के अवसर पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हमारे जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। तो इसी अवसर पर उनको एक इंडियन आर्मी का जैकेट पहनाया गया था। अब ये पहली बार भी नहीं था जब पीएम नरेंद्र मोदी जी जवानों के पास गए हुए थे और वहां पर इंडियन आर्मी की कैमोफ्लेज वाले जैकेट को पहने हुए थे, और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। अभी इसी बात को लेकर कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह के तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि एक सिविलियन किस तरीके से इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म को पहन सकता है। और अभी ट्विटर में इसी बात को लेके वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंडियन आर्मी चीफ से सवाल भी कर रहे हैं। इसके अलावा वो काफी सारे चीप कमेंट भी पास कर रहे हैं, जिनको प्योरली पॉलिटिकल कमेंट माना जा सकता है, तो उनको हम यहाँ पे अवॉइड करने वाले हैं। लेकिन जहां तक बात रही उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म को पहनने की, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ड्रेस को पहना गया था, जैकेट को पहना गया था, वो हमारी इंडियन आर्मी की कैमोफ्लेज वाला जैकेट तो था, लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई भी इंसिग्निया मौजूद नहीं था। और यूनिफॉर्म को तभी यूनिफॉर्म कहा जा सकता है जब इसमें प्रॉपर रैंक स्ट्रक्चर मौजूद हो, वरना सेम कैमोफ्लेज वाले कपड़े अगर कोई उठाकर उसको पहनता है तो उसको कभी भी आर्मी का यूनिफॉर्म नहीं कहा जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की थिएटर कमांड को लेकर। आप सभी 2019 और 20 से सुनते आ रहे होंगे कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अलग अलग थिएटर कमांड को सेटअप करने की कोशिश की जा रही है, और आज इसको लेकर इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, जिसमें ये बताया गया कि अभी जल्दी से ही भारत की तरफ से अपनी अलग अलग थिएटर कमांड को सेटअप करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि चाइना की तरफ से पहले से अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड को भारत के खिलाफ डिप्लॉय कर दिया गया है। तो आज इसको लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था कि अभी अलग अलग थिएटर कमांड को सेटअप करने के लिए रोड मैप को तैयार किया जा रहा है, और इसको अगले साल की जून या जुलाई से, यानी कि 2022 की जून या जुलाई से पहले तैयार कर लिया जाएगा। इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होने वाली है उसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सर्विस शामिल होने वाले हैं, और हर एक थिएटर कमांड के अंदर अपनी खुद की आर्मी, एयरफोर्स या नेवल यूनिट मौजूद रहने वाली है। अभी की बात करें तो अभी ये सब अलग अलग होते हैं, मतलब आर्मी की अलग अलग कमांड है, नेवी की अलग अलग कमांड और एयरफोर्स की अलग अलग कमांड है, जिस वजह से इन सभी के बीच सिंक्रोनाइज करने में थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आर्मी की तरफ से अभी अपनी खुद की इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें उनके पास अपनी खुद की इन्फेंट्री यूनिट, आर्टिलरी यूनिट, आर्मर्ड यूनिट और हेलीकॉप्टर यूनिट के साथ इंजीनियरिंग यूनिट भी मौजूद होने वाली है। और काफ़ी सारे लोग थिएटर कमांड और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं और दोनों को एक समझते हैं, जो कि गलत बात है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।